चलें बेटा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमने शुरू किया हुआ था तो कुछ कंट्रीज हमने डिस्कस कर रहे थे। ये हमने मैप बनाया था अफ्रीका का। अफ्रीका के बिल्कुल यहाँ नॉर्थ में हमने यूरोप कॉन्टिनेंट बनाया था और अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में हमने एशिया कॉन्टिनेंट को बनाया था। ये ऑलरेडी लेक्चर आपका कल हो गया है सारा। यूरोप के और अफ्रीका के दरमियान में मेडिटेरियन सी, यहां स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो यूरोप को सेपरेट कर रही थी अफ्रीका से। मेडिटेरियन सी यूरोप को सेपरेट कर रहा है अफ्रीका से। यहां हमने रेड सी बनाया था और बाबल मंदब अलमंदब स्ट्रेट। रेड सी और बाबल मंदब सेपरेट कर रहे हैं एशिया को यूरोप से, अफ्रीका से। इसमें इजिप्ट एक मुल्क हमने बनाया था जो दो कॉन्टिनेंट में ही है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री से हमने कहा था। सनाई पेनिनसुला या सुएज कैनाल हमने यहां बनाई थी जो काटती है, सेपरेट करती है एशिया को किससे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अपने ये फ्रंट के जो कंट्रीज हैं, सामने वाले नॉर्थ अफ्रीका वाले जो कंट्रीज हैं जिन्हें हम नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज कहते हैं, उन्हें हमने एम एटलस से याद किया था। उन्हें हमने एम एटलस से याद किया था। एम से हमारे पास मोरक्को, ए से हमारे पास अल्जेरिया, टी से हमारे पास तुनिजिया, एल से हमारे पास लीबिया, ई से हमारे पास इजिप्ट और एस से हमारे पास सूडान। सूडान के नीचे हमने साउथ सूडान बनाया था, आखिरी मुल्क जो यूएनओ का मेंबर बना 2011 में। फिर हमने ये हार्न ऑफ अफ्रीका को देखा था, अफ्रीका के सिंह को हमने देखा, जिसमें हमने 4 मुल्कों को डिस्कस किया और उन्हें याद रखा सीड से। एस से सोमालिया, ई से इथियोपिया, दूसरे ई से इरिट्रिया और डी से हमारे पास जिबूती था। इथियोपिया को हबशा कहते हैं, आपको पता है हिजरत हबशा जो हुई थी, पढ़ेंगे हम इस्लामिक स्टडीज में, पहली हिजरत हबशा, दूसरी हिजरत हबशा। तो हबशा जो है इथियोपिया का ही पुराना नाम है, इंग्लिश में इसे अबैसिनिया कहेगा वो, अबैसिनिया, ठीक है। उसके बाद हमने विक्टोरिया झील को बनाया था। कोई इशू आ रहा है? छोटा नजर आ रहा है क्या? छोटा नजर आ रहा है बेटा? कोई इशू है? जी बताइएगा। चलें इसे हम क्लोज कर देंगे थोड़ा सा इसे। अभी हम इसे रिवाइज कर लें, उसके बाद नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हम जो है ना क्लोज कर देंगे। विक्टोरिया झील को हमने देखा था, 3 मुल्कों ने घेरा हुआ है विक्टोरिया झील को। और 3 कंट्री कौन से हैं, कैसे याद किए थे हमने? टक से, हल्की फुल्की बुक में हल्का फुल्का टक। टी से तंजानिया, यू से युगांडा, के से कीनिया। फिर हमने विक्टोरिया झील से ही दुनिया का सबसे लंबा दरिया, दरिया नील निकाला था। दुनिया का सबसे लंबा दरिया, दरिया नील विक्टोरिया झील से निकला था। फिर 2 दरिया नील बनाए थे हमने, एक व्हाइट नील कहा था इसे हमने, दूसरा ब्लू नील कहा था हमने। ब्लू नील जो था वो हमारे पास लेक टाना से निकल रहा था, इथियोपिया से। उसके बाद ये खतूम के मकाम पे मिलते हैं, फिर बड़ा सा दरिया नील बनता है जो कि गिरता है जाके मेडिटेरियन सी में। ये सारा पोर्शन हमने कल कर लिया था, आज हम इससे आगे चलेंगे। इसे मैं रेस करता हूं और इससे आगे हमने अपनी आज कहानी शुरू करनी है। कहानी की शक्ल में याद रखेंगे तो इंशाल्लाह याद रह जाएगा आपको। तो यहां से मैं इसके बाद हमने जो कंट्री बनाना है बेटा, जो हमारे पास यह मुल्क बनेगा उसका नाम है जी हमारे पास चार्ट। हमारे पास CHAD, चार्ट। चार्ट कंट्री का नाम क्या है? चैड पढ़ लें इसे, चार्ट पढ़ लें। तो चार्ट जो है इस अफ्रीका के मुल्कों में सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है।
लैंड लॉक्ड मुल्क कौन सा होता है? वो मुल्क होता है जिसमें समंदर ना लगता हो। मैं ये नीचे वाला पोर्शन फोकस करता हूं क्योंकि अभी हमने जो है ना नीचे वाला जो पोर्शन है वो जरा देखना है डिटेल में, ठीक है। चलें जी, तो चार्ट जो है बेटा क्या है हमारे पास, पूरी दुनिया के अंदर 44 कितने 44 लैंड लॉक कंट्री है। सवाल बन जाता है कि पूरी दुनिया में लैंड लॉक्ड कंट्री कितने हैं? 44 हैं, जिसमें से 16 जहां है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 16 लैंड लॉक कंट्री है। उन 16 में सबसे बड़ा चार्ट है। ओवरऑल वर्ल्ड की अगर रैंकिंग देखें हम तो चार्ट का तीसरा नंबर है। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री जो है पूछ लेता है वो कजाकिस्तान है। एशिया में पढ़ेंगे उसे हम। एशिया में जो कजाकिस्तान है दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। दूसरे नंबर पे मंगोलिया है, वो भी एशिया में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे ये चार्ट है। दुनिया की रैंकिंग बता रहा हूं आपको। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की रैंकिंग में जब हम बात करेंगे तो चार्ट है। इस वक्त आपका जो ओआईसी का सेक्रेटरी जनरल है उसका ताल्लुक भी चार्ट से है। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल के बारे में सवाल बनेगा तो हुसैन इब्राहिम तहा, क्या नाम है बेटा इसका? हुसैन इब्राहिम तहा, ये है इस वक्त। एक तो नाम याद रखना है आपने इनका, दूसरा इनका ताल्लुक कहां से है? चार्ट से है। हुसैन इब्राहिम तहा साहब का ताल्लुक किधर से है? चार्ट से है। तो चार्ट से हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। जो स्टोरी है हम चार्ट से शुरू करेंगे। हम कहते हैं जो चार्ट है वो एक बंदा है जिसका नाम, एक शख्स है जिसका नाम है मिस्टर चार्ट। हम अपनी कहानी को इस तरह से लेके चलते हैं कि एक शख्स है जिसका नाम है हमारे पास मिस्टर चैट। एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर चैट। स्टोरी बनानी है ना, क्वेश्चन याद रखने हैं, कंट्रीज के नाम याद करने हैं, तो कोई ना कोई स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो मिस्टर चार्ट साहब जो है ना ये अफ्रीका के सेंटर में बैठे हैं। स्टोरी सुन ले पहले, उसके बाद याद हो जाएंगे। याद करवा दूंगा आपको मैं, कंट्रीज, परेशान ना हो। तो चार्ट साहब क्या है जी, मिस्टर चार्ट साहब बैठे हैं और क्या देख रहे हैं? CNN देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? CNN देख रहे हैं। और CNN पे क्या देखते हैं? देखते हैं एक दरिया, कांगो रिवर, दुनिया का सबसे गहरा दरिया। क्या देखते हैं मिस्टर चैड? एक ऐसे दरिया को देखते हैं जिसे इक्वेटर 2 दफा क्रॉस कर रहा है। एक ऐसे दरिया को देखते हैं जो दुनिया का सबसे गहरा दरिया है। अब इंसान है जब इस तरह की कोई यूनिक चीज देखेगा, आपको पता उसके अंदर एक तजस्सुस पैदा होगा कि क्यों, कि तजस्सुस पैदा होगा कि मैं उसे विजिट करूं, मैं उसे देखूं। यूनिक चीज है, पूरी दुनिया में उस जैसा कोई नहीं है, तो मुझे वहां जाना चाहिए। तो उसके लिए वो अपने साथ एक कैमरा लेगा और एक कार लेगा। कैमरा और कार लेके मिस्टर चैड पहुंच जाएंगे कहां? कांगो रिवर पे। ये स्टोरी है। अब थोड़ा सा सुने जरा आप, कंट्री कैसे अटैच करें। देखिए मिस्टर चार्ट साहब क्या देख रहे हैं? CNN। सी से तो चार्ट खुद हो गया, सी से चार्ट खुद हो गया। एन से हो गया जी आपके पास नाइजर, और दूसरे एन से होगा नाइजेरिया। CNN। CNN क्या देख रहा था मिस्टर चार्ट? CNN देख रहा। CNN आपको पता है टीवी चैनल है। अब ये भी सवाल बनता है CNN जो है ये कौन से मुल्क का है चैनल? तो ये अमेरिका का है CNN। तो सी से क्या है जी, चार्ट खुद हो गया। एन से नाइजर, दूसरे एन से नाइजीरिया। नाइजीरिया को इधर समंदर तक मिला देना है। तो नाइजीरिया पॉपुलेशन के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। अल्जीरिया रकबे के लिहाज से, दोनों सवाल बने। अल्जीरिया रकबे के लिहाज से है
और नाइजीरिया पॉपुलेशन के हिसाब से। नाइजीरिया का कैपिटल भी याद करना है, अबूजा। इसका कैपिटल भी आपने याद करना है, अबूजा। अबूजा, अबूजा क्या है जी? कैपिटल है किसका? नाइजीरिया का। इनमें से कुछ मुल्कों के कैपिटल मैं करवा रहा हूं, कुछ को हम छोड़ रहे हैं। जिन्हें छोड़ने का कह रहा हूं उन्हें छोड़ दें, जिन्हें करने का मैं आपको कह रहा हूं वो जरूर करें। हर चीज नहीं करनी होती। 193 कंट्री है, उन सबके कैपिटल याद करने लग जाएंगे, पहली बात तो होंगे नहीं। अगर होंगे भी सही तो उसका फायदा कोई नहीं है, मिक्स हो जाएंगे, पहली बात तो भूल जाएंगे। क्योंकि 40-50 मुल्क हैं पूरी दुनिया में जो मैटर करते हैं, उन्हीं के बारे में करंट अफेयर बनता है, उन्हीं के कैपिटल करेंसी पूछी जाएंगी, उन्हीं के हेड ऑफ स्टेट्स के बारे में पूछा जाएगा। जिनके होने और ना होने से दुनिया को फर्क पड़ता है, उसी के बारे में जीके आएगा, उसी के बारे में करंट अफेयर बनेगा। जो किसी काम के नहीं है, दुनिया को उनसे कोई गर्ज नहीं है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे इतने सारे मुल्क हैं। ठीक हो गया। तो ये CNN देख रहा था, क्या देख रहा था? CNN देख रहा था चार्ट। तो क्या देखा था उसने? कांगो रिवर। कांगो रिवर ऐसे है, यहां से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। कांगो रिवर कुछ इस तरह से है, जो कि दुनिया का डीपेस्ट रिवर है, जिसकी जो डेप्थ है वो 230 मीटर है, जिसे इक्वेटर 2 दफा क्रॉस करता है। अच्छा, ये कौन कौन से 2 मुल्कों में है? ये कांगो, कांगो रिवर का नाम भी कांगो है, कांगो रिवर है, और मुल्क जिस मुल्क के अंदर ये है उसका नाम भी कांगो है, वो बाद में बनाएंगे। तो यहां इसने जाना है मिस्टर चैड ने, तो उसने अपने साथ क्या लिया था? मैंने आपको तो क्या लिया था? एक कैमरा लिया था और एक कार ली थी। एक कार ली थी उसने। यहाँ क्या बनाएंगे आप? कार बनाएंगे। यहाँ क्या बनाएंगे आप? CAR, कार बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ कैमरा, कैमरॉन। तो अब जरा देखें, दोबारा से सुने स्टोरी को। मिस्टर चार्ड CNN देख रहा था, नाइजर, नाइजीरिया। कार ली उसने अपने साथ, कार एब्रीवेशन है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। CAR, कार किस चीज की एब्रीवेशन है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और साथ में कैमरा लिया था, कैमरा से कैमरोन, कैमरोन कंट्री। इनके नाम याद रखने हैं बस। कैमरोन का मैक्सिमम सवाल ये बनेगा कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, या कार जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, नाइजर जो है कौन से कॉन्टिनेंट में है। मैक्सिमम सवाल ये बनेंगे इसके। ठीक है। कार ली थी, एक कैमरा लिया था, कहां पहुंचा था? कांगो रिवर पे। तो कांगो रिवर जो है ये कौन से मुल्कों में है? कांगो मुल्क है। एक ये वाला बन जाएगा आपका, ये वाला कांगो, और एक ये वाला कांगो। 2 कांगो रिवर बन जाएंगे हमारे पास। कांगो कंट्री ये हमारे पास DRC, और ये है हमारे पास RC। मतलब जो कांगो रिवर है ये कांगो कंट्री के अंदर है। ये कांगो रिवर जा रहा है रेड में, ब्लैक में DRC, और ये RC। डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये रिपब्लिक ऑफ कांगो मतलब ये है कि कांगो के नाम पे अफ्रीका में 2 मुल्क हैं। एक का नाम है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और दूसरे का नाम है रिपब्लिक ऑफ कांगो। इन दोनों के दरमियान से ही क्या बहता है? कांगो रिवर बहता है। अब मैं आपको समझा पाया हूं कि जो कांगो रिवर है वो RC और DRC के दरमियान में। तो मिस्टर चार्ड के बारे में अब दोबारा से देखें। यहां बैठा C से चैड खुद, N से नाइजर, दूसरे N से नाइजीरिया। कार ली थी, साथ में कैमरा लिया था। कहां गया था? कांगो रिवर पे गया था। कार से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरा से कैमरोन, और कांगो रिवर कहां है? DRC में और RC में है। RC से रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इस कांगो जब ये इकट्ठे था तो उस वक्त इसे जायर, जायर का ZA पूछता है सवाल पेपर में। जायर क्या है जी? ओल्ड नेम है किसका?
कांगो का, ये सवाल बन जाता है। ZAIR, जायर इज द ओल्ड नेम ऑफ कांगो। कांगो जब ये एक हुआ करता था कभी, तो इसका पुराना नाम क्या था? जायर, ZAIRE, जायर। अभी भी जो पुराने मैप देखेंगे उसमें यहाँ पे कांगो नहीं है बल्कि जायर मौजूद है। ठीक है, याद रहेगा। अब वो यहाँ पे कांगो रिवर पे घूम फिर रहा है। ठीक है, अब जब वो यहाँ घूम फिर रहा होता है तो उसे क्या लगती है जी? जंगल है अफ्रीका के, तो भूख लगेगी, कोई होटल शोटल तो इधर है कोई नहीं। तो उसे जब भूख लगेगी तो वो क्या खाएगा? अंगूर खाएगा। वो क्या खाएगा जी? अंगूर खाएगा। अंगूर से याद रखेंगे आप अंगोला। अंगूर से क्या याद रखेंगे बेटा? यहाँ पे कंट्री कौन सा मौजूद है हमारे पास? अंगोला। या हमारे पास कांगो के बिल्कुल नीचे कौन सा मुल्क है हमारे पास? अंगोला मौजूद है। अंगोला का मतलब अंगूर खाए थे। मिस्टर चैड को भूख लगी, उसने क्या खाया? या जंगल में अंगूर खाए। अंगूर से क्या याद रखेंगे आप? अंगोला। अंगोला। अभी वो अंगूर खा रहा होता है तो उसके ऊपर कोई भी मुजी जानवर, कोई शेर कह ले, कोई सांप कह ले, वो हमला कर देता है। और वो क्या करता है जी? उसके कार के अंदर, उसकी गाड़ी के अंदर बड़ी सारी कुल्हाड़ी पड़ी होती है। वो लाता है, उठा के क्या करता है? उसे मारता है। इस तरह से उसकी जान बख्शी होती है। तो कुल्हाड़ी लफ्ज यहां याद रखने वाला है। अंगूर खा रहा था अंगोला। कलहारी डेजर्ट के बारे में सवाल बनेगा। वो क्या कर रहा था? जब अंगूर खा रहा था तो किसी जानवर ने उस पर हमला किया, कोई भी कह लिया, तो उसने कल्हाड़ी से मारा था। तो कल्हारी डेजर्ट है यह हमारे पास। यह हमारे पास कल्हारी डेजर्ट मौजूद है जी। बनाए जरा, कल्हारी डेजर्ट बनाए। कल्हारी डेजर्ट दो मुल्कों के दरमियान में है। कल्हारी डेजर्ट एक और दो, दो मुल्क बना ले यहाँ। एक का नाम है बूट्सवाना, BOTSWANA, बूट्सवाना। और दूसरा है नमीबिया, NIMIBIA, नमीबिया। इन दोनों मुल्कों के दरमियान में हमारे पास यहाँ क्या है? कलहरी डेजर्ट मौजूद है। यहाँ हमारे पास क्या मौजूद है? कलहरी डेजर्ट जो है वो कौन से दो मुल्कों में है? नमीबिया और बूट्सवाना के दरमियान में है। नमीबिया और बूट्सवाना के दरमियान में हमारे पास क्या है जी? कलहारी डेजर्ट है। सवाल बनेगा कलहारी डेजर्ट किधर है? कॉन्टिनेंट का पूछेगा तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कंट्री पूछे तो बूट्सवाना और नमीबिया के बॉर्डर पे कहेंगे। थोड़ा सा नीचे अफ्रीका की तरफ भी बन जाएगा ये। नीचे हमारे पास साउथ अफ्रीका का हो गया। ठीक है, चलिए बूट्सवाना को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं। ये बूट्सवाना है और ये नमीबिया है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, हमारे पास जगह तो है। बूट्सवाना और नमीबिया दो मुल्क हमने बनाए। ठीक है, अच्छा। अब जब उसके ऊपर हमला करता है कोई मूसी जानवर तो उसे मशवरा देने वाला आप जैसा कोई समझदार था, जिसने मशवरा दिया था कांगो रिवर पे जाओ एंजॉय करो, इधर बैठे हो CNN देख रहे हो। तो अब जब इसके ऊपर किसी मूसी जानवर ने हमला किया, जब जान की पड़ी होती है, तो फिर बंदा मशवरे देने वाले को फिर गालियां शालियां निकालता है कि अच्छा मशवरा दिया, ये तो मुझे मरवाने के चक्कर में था, अगर ये जानवर मुझे खा जाता फिर उसे जो है ना जी, आप में से एक और सियाना बंदा उसे मिल जाता है। वो उसे मशवरा देता है कि भाई इधर किधर जंगल में फिर रहे हो, इधर से निकलो, इधर क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा रही है, जाओ उधर एंजॉय करो। तो अब क्या करेगा जी? मिस्टर चैड यहाँ से निकलेगा और यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट देखेगा। इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसके हवाले से दो तीन जो कंट्रीज है वो मशहूर है। जिस तरह जिम्बाब्वे का नाम आपने सुना होगा, जम्बिया और जिम्बाब्वे, दो मुल्क बनाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे जी? दो मुल्क बनाएंगे, एक जम्बिया और दूसरा जिम्बाब्वे। इस तरह से बना रहे। ये हमारे पास क्या है? जम्बिया। और ये क्या है? ये हमारे पास जिम्बाब्वे।
जम्बिया और जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को याद रखेंगे आप क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, जम्बिया और जिम्बाब्वे। तो अब वो यहाँ से निकला और जम्बिया जिम्बाब्वे में उसने इंटरनेशनल क्रिकेट को एंजॉय किया, और उसके बाद वो चला गया कहाँ, यहाँ साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका भी आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मशहूर है। अभी कल की बात है, परसों की बात है, पाकिस्तानी टीम शायद गई हुई थी इधर खेलने के लिए, इन्हें हरा के आई है। मुझे एग्जैक्टली न्यूज याद नहीं है क्योंकि 2-3 दिन से मैं कुछ ज्यादा ही मसरूफ हूँ, तो मैं देख नहीं पाया हूँ न्यूज या करंट अफेयर। कुछ इसी तरह की खबर थी शायद, जो आप वैसे बहुत सारे क्रिकेट के शदाई हैं उन्हें पता होगा। साउथ अफ्रीका की जो टीम है क्रिकेट के हवाले से वर्ल्ड कप में भी अभी फाइनल में पहुंची हुई थी, एक तगड़ी टीम है। तो साउथ अफ्रीका यहाँ वो पहुंचा और वहां जाके ऐसा गुम हुआ मस्ती में, और आज तक मिस्टर चैड का फिर पता नहीं चला कि वो किधर गया। थका हुआ था, उसने रेस्ट भी करना था, थोड़ी अयाशी भी करनी थी, तो उसमें गुम जो हुआ मिस्टर चैड, फिर उसका कोई पता नहीं है किधर गया। ठीक है, इस स्टोरी को यही हमने क्लोज कर देना। स्टोरी एक दफा फिर सुने ताकि आपको याद रह जाए। मिस्टर चैड यहाँ बैठा हुआ था सेंटर। चैड साहब देख रहे थे CNN। सी से चैड खुद, एन से नाइजर, दूसरे एन से नाइजीरिया। कांगो रिवर जाना था, कार लिया अपने साथ, CAR कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। साथ में कैमरा लिया, सेल्फी तो आपको पता है लाजमी होती है, कैमरे में सेल्फी बनानी थी। कहाँ पहुंचा, कांगो रिवर पे पहुंचा था। क्या क्या चीजें, कांगो रिवर किधर है, RC में और DRC में। RC क्या है, रिपब्लिक ऑफ कांगो। DRC क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। जब वो उसके बाद उसे भूख लगती है तो वो अंगूर खाता है, अंगूर से अंगोला। फिर जब उस पर किसी मूजी जानवर ने हमला किया तो कुल्हाड़ी से उसने मारा था, तो कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी डेजर्ट हमने देखा जो बोत्सवाना और नामीबिया के दरमियान। उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट एंजॉय करने के लिए जम्बिया और जिम्बाब्वे में गया, और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गया और उधर जाके गुम हो गया। ये आपकी स्टोरी थी यहाँ कुछ कंट्रीज के हवाले से। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन हम जरा देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से बनेंगे। अच्छा, ये जो जगह रह गई है इसे भी हमने फिल करना है। ये जो जगह रह गई है ना बेटा, ये वाली, इस जगह पे जो कंट्री है ना, ये वाला, ये आ गया हमारे पास मोजम्बिक। इस मुल्क का नाम क्या है बेटा, मोजम्बिक है। मोजम्बिक लिखे, MOZAMBIK, मोजम्बिक। मोजम्बिक ही है ये मुल्क, जो ईस्टर्न साइड में रह गया है। मोजम्बिक किसके सामने है, यहीं पे एक हमारे पास क्या है जी, आइलैंड है, जजीरा है, जिसका नाम है मडागास्कर। इसका नाम क्या है, मडगास्कर। मडगास्कर ये जी हमारे पास यहाँ आइलैंड है, जजीरा है इंडियन ओशन में। M से मोजम्बिक, M से मडगास्कर, आमने सामने। ये सवाल बना है पेपर में कि मडगास्कर के सामने कौन सा कंट्री है, मोजम्बिक। मोजम्बिक के सामने कौन सा कंट्री है, मडगास्कर, या कौन सा आइलैंड है, मडगास्कर। मडगास्कर दुनिया का चौथा बड़ा आइलैंड है, 4th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड कहेंगे। ये नीचे से नजर आ रहा है यहाँ से, मडगास्कर जो है दुनिया का चौथा बड़ा आइलैंड है बेटा, 4th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन बताएगा, मुझे पढ़ाया है मैंने आपको। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। उसके बाद दूसरा बड़ा पापुआ न्यू गिनिया हमने पढ़ना है अभी। तीसरा बड़ा बर्नियो हमने पढ़ना है अभी। चौथा बड़ा ये मडगास्कर है। ठीक है, अब यहीं पे हमारे पास एक स्ट्रेट भी बनेगी। देखिए यहाँ से पानी की तंग पट्टी बनती है, पानी की ये तंग पट्टी बन रही है, तो ये जो स्ट्रेट बनेगी उसका नाम है हमारे पास मोजम्बिक स्ट्रेट। एक साइड पे मोजम्बिक है, एक साइड पे मडगास्कर है। यहाँ जो स्ट्रेट बनेगी उसे क्या कहेंगे, मोजम्बिक स्ट्रेट कहेंगे, या फिर मोजम्बिक चैनल कहेंगे। स्ट्रेट का जब साइज बड़ा हो जाएगा तो वो चैनल बना देंगे।
इंग्लिश चैनल जैसे हैं हमारे पास, मशहूर है जमाना। स्ट्रेट का जब उसका एरिया ज्यादा खुला हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास इस चैनल बन जाएगी। तो इसे कुछ लोग मोज़ाम्बिक चैनल कहते हैं और कुछ लोग इसे मोज़ाम्बिक स्ट्रेट कहते हैं। अगर मोज़ाम्बिक स्ट्रेट में इसे कहूं तो फिर ये दुनिया की सबसे खुली वाइडेस्ट, वाइड या ब्रॉड से ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ब्रॉडेस्ट और वाइडेस्ट स्ट्रेट बनेगी अगर इसे स्ट्रेट में काउंट करेंगे। अगर चैनल में काउंट करेंगे फिर ये वाइडेस्ट नहीं होगी। पेपर में जो अभी तक आया है वो यही पूछा गया मोज़ाम्बिक के बारे में कि ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट जो दुनिया की है वो कौन सी है या वाइडेस्ट कौन सी है। ऑप्शन में मोज़ाम्बिक होता है। गूगल करेंगे तो शायद वो आपको कोई और बताएगा, क्योंकि गूगल पे वो इसे चैनल में काउंट करता है मोज़ाम्बिक को। तो चैनल सबसे बड़ा नहीं है, चैनल इससे बड़े भी मौजूद है अगर चैनल में काउंट करेंगे तो मोज़ाम्बिक स्ट्रेट आपको कहे, मोज़ाम्बिक चैनल कहे, बात एक ही है। किसके दरमियान में, मडागास्कर और मोज़ाम्बिक के दरमियान में कौन सा ओशन है, यहाँ इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के अंदर है। कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब कुछ यहाँ और सवाल हैं वो जरा हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम इस पोर्शन को कवर करेंगे। इसे मैं रेज करता हूं। तो यहां पे हमारे पास बनेगा फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका, लिखें जरा, फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका का सवाल बनता है। फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका, तो ये बेसिकली बनेगा आपका यहाँ पे, ये बनेगा आपका यहां से बोत्सवाना का कुछ एरिया ऐसे आगे तक जा रहा है, बोत्सवाना का कुछ एरिया आगे तक जा रहा है ऐसे। तो ये यहाँ पे फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका बन रहा है। फोर कॉर्नर अफ्रीका, एक पे जम्बिया एक साइड पे, दूसरी साइड पे जिम्बाब्वे आके मिल रहा है, फिर एक साइड पे नमीबिया मिल रहा है, एक साइड पे बोत्सवाना मिल रहा है। फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका कैसे बनता है, हमारे पास कौन कौन से मुल्क आते हैं फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका में, सवाल ये बनता है। जम्बिया का इलाका टच करता है, जिम्बाब्वे का टच करता है, यहाँ नमीबिया का करता है और बोत्सवाना का करता है। ये चार मुल्क जो है पॉइंट पे मिल रहे हैं, जंक्शन बना रहे हैं, जिसे क्या कहा गया है, फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका कहा गया है। फिर हमारे पास जम्बिया और जिम्बाब्वे के हवाले से सवाल बनेंगे। जम्बिया और जिम्बाब्वे के हवाले से सवाल बनेंगे। तो जम्बिया देखें, जम्बिया क्या है, ऊपर वाला है, नॉर्थ वाला है। जिम्बाब्वे क्या है, पीछे वाला है, साउथ वाला है। तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम पूछेगा और जम्बिया का पुराना नाम भी पूछेगा। तो जम्बिया का पुराना नाम ऊपर वाला है तो नॉर्थ, ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ है, नीचे वाला क्या है, साउथ वाला है। तो नॉर्थ रोडेशिया, RODHESIA, नॉर्थ रोडेशिया इज द ओल्ड नेम ऑफ जम्बिया। और जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है, साउथ, नीचे वाला है तो साउथ रोडेशिया। तो इन्हें क्या कहते थे हम, रोडेशिया कहा करते थे, जम्बिया और जिम्बाब्वे को। अभी इनके नए नाम जम्बिया और जिम्बाब्वे हैं। ठीक हो गया जी। तो ये पूछता है कि जम्बिया क्या है, नॉर्थ रोडेशिया है या साउथ रोडेशिया, इस तरह से पूछेगा। तो ऊपर वाला हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है। तो नॉर्थ रोडेशिया, साउथ रोडेशिया, इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे एक हमारे पास फॉल मौजूद है जिसका नाम विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल, फॉल होता है झील, आपकी झील कह रहा हूं, फॉल होता है आपकी आबशार। आबशार होगी जी आपकी फॉल। लेक जो है वो झील होती है। जब पहाड़ों से पानी नीचे गिर रहा होता है तो वो क्या बना रहा होता है, आपकी आबशार बना रहा होता है। अभी इससे पहले हम दो आबशार और पढ़ चुके हैं। कोई बताएगा मुझे कौन कौन सी आबशार हमने पढ़ी? साउथ अमेरिका में हमने एक आबशार के बारे में, फॉल्स के बारे में पढ़ा। कौन सी थी? एंजल फॉल, जो कि दुनिया की हाईएस्ट फॉल थी। वेनेजुएला में हमने पढ़ा था। 979 मीटर जिसकी हाइट थी, हाईएस्ट थी, इसलिए हमने इसकी हाइट भी याद की थी। फिर एक और हमने पढ़ी थी कनाडा और USA के बॉर्डर पे, नाइग्रा फॉल।
नाइग्रा फॉल जो है ये कनाडा और यूएसए के दरमियान में है। नाइग्रा फॉल के बारे में तो दुनिया की खूबसूरत तरीन फॉल्स हैं ये। दुनिया की खूबसूरत तरीन फॉल कौन सी है? नाइग्रा फॉल है। यहां हमारे पास जम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे कौन सी बन रही है? हमारे पास विक्टोरिया फॉल। ये लेक विक्टोरिया है, ये विक्टोरिया फॉल है, ये आबिशार है। आबिशार क्या होती है? पहाड़ों से पानी नीचे गिरा होता है, वो आबिशार बनाता है। आपके घर में टंकी लगी हुई है, अगर उसमें ऑटोमेटिक वो जो एक मिलता है गैजेट वो नहीं लगा हुआ, जब आपकी टंकी भर जाती है तो क्या होता है? पानी नीचे गिरना शुरू कर देता है। आप उसके नीचे खड़े होकर नहा सकते हैं, वो आपकी आबशार है। तो आबशार के लिए क्या कंडीशन है? पहाड़ से पानी गिरना। पहाड़ों से आपका जो पानी नीचे गिर रहा होता है वो आपकी आबशार बना रहा होता है, फॉल्स बना रहा होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको जम्बिया और जिम्बाब्वे के हवाले से। तो इनके बारे में, कैपिटल करेंसी के बारे में इतना सवाल यहां से नहीं बनते हैं, जो बन सकते हैं वो मैं आपको करवाता जा रहा हूं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। उसके बाद हम जरा यहीं पे बनाएंगे जो है ना ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की झीलें, ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, इसे मैं रेस करता हूं। तो पहला सवाल तो यही बनेगा, है कितनी ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका? तो 7 है बेटा। ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका कितनी है? 7 हमारे पास से बनेगी। तो इनके जो है ना जी नाम लिख ले, इनकी लोकेशन भी जरा देख लेते हैं। इनकी लोकेशन क्या बन रही है? तो इसमें आप ये देखें कि यहां से मैं शुरू करूंगा। देखिए कितनी है ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका? कितनी है बेटा? 7 है। 7 ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। तो सबसे पहली जो लेक है हमारे पास, लेक तुर्काना है। लिखे जरा, लेक तुर्काना। लेक तुर्काना बनेगी आपकी ये कीनिया और इथोपिया के बॉर्डर पे। ये देखिए इथोपिया है ऊपर और नीचे क्या है? कीनिया। इसके बॉर्डर के ऊपर लेक तुर्काना मौजूद है। लेक तुर्काना जो है हमारे पास वो इथोपिया और कीनिया के बॉर्डर पे है, लेक तुर्काना। उसके बाद हमारे पास लेक अल्बर्ट। अल्बर्ट, चले इसमें अल्बर्ट से पहले आप ऐसे करें, विक्टोरिया को जोड़ लें। विक्टोरिया को चले बाद में ऐड कर लेते हैं। यहाँ मलका विक्टोरिया का आपको पता, बरतानिया की मलका थी, उसका पूरा खानदान आबाद है लेक की शक्ल में। मलका विक्टोरिया के नाम पे विक्टोरिया झील है, यहीं पे बनाए एक लेक हमारे पास अल्बर्ट। अल्बर्ट साहब जो थे ये विक्टोरिया के घर वाले थे। अल्बर्ट जो है ये विक्टोरिया के क्या थे जी? हस्बैंड थे। फिर एडवर्ड, इसका इनका बेटा दोनों का। तीसरा नंबर पे एडवर्ड, हाँ जी, अल्बर्ट लेक, लेक एडवर्ड। एडवर्ड क्या है? एडवर्ड भी यही बनाए साथ ही, युगांडा और डीआरसी के दरमियान में। ये पहले देखिए हमारे पास लेक तुर्काना, ये लेक तुर्काना कहाँ है? इथोपिया और कीनिया के बॉर्डर पे। फिर हमारे पास लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक विक्टोरिया। 4 हो गए। विक्टोरिया के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेक विक्टोरिया। उसके बाद हमारे पास लेक कीवू, लेक कीवू है। उसके बाद हमारे पास तनगानिका, लेक तनगानिका। तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगी। उसके बाद आखिरी जो बनेगी हमारे पास मलावी बनेगी। तो विक्टोरिया के बाद क्या लिखेंगे हमारे पास? लेक कीवू, कीवू, KIVU, कीवू, लेक कीवू। लेक कीवू यहां नीचे की तरफ बनेगी, तंजानिया और DRC के दरमियान में। उसके बाद बनेगी हमारे पास 6ठे नंबर पे लेक तनगानिका, TANGNY, तनगाइन
इका, इसके बारे में सवाल बनते हैं, ये सबसे बड़ी है इनमें। लेक तनगायनिका, ये बनती है तनगायनिका जो लेक बनेगी, ये हमारे पास तंजानिया, मोजाम्बिक और डीआरसी के बॉर्डर पे यहाँ बनेगी। तीन मुल्कों के दरमियान में डीआरसी एक साइड पे तंजानिया, दूसरी तरफ हमारे पास मोजाम्बिक, इन तीन के बॉर्डर पे तनगायनिका बनेगी। और आखिरी जो लेक बनेगी हमारे पास इसके बाद लेक मलावी, सातवीं लेक मलावी। तो मलावी वैसे कंट्री भी है यहाँ छोटा सा, उसके बॉर्डर पे और मलावी के दरमियान में और मोजाम्बिक के दरमियान में है ये लेक मलावी जो बनेगी हमारे पास। थोड़े से नाम मुश्किल है, पेपर में जो सवाल अभी तक आया है वो ये आया है कि आप ये देखें कि ग्रेट लेक्स कितनी है अफ्रीका की, 7 है। जब वो ग्रेट लेक्स तक पहुंच गया है और इनमें से लेक विक्टोरिया के बारे में ज्यादा पूछ रहा है वो, तो वो बाकियों के बारे में भी पूछ सकता है, हमें पहले से तैयारी करके जाना होगा। तो पहले नंबर पे हमने तुर्काना को देखा, लेक तुर्काना, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया मलका विक्टोरिया का हस्बैंड का नाम था अल्बर्ट, उसके नाम पे है। उसके बेटे का नाम क्या था, जिन दोनों के बेटे का नाम क्या था, एडवर्ड, उसके नाम पे है, किंग एडवर्ड आपको बता रहा है। फिर हमारे पास लेक विक्टोरिया भी हो गया, लेक कीवू, कीवू KIVU, और उसके बाद लेक तनगायनिका, तनगायनिका TANGNYIK, तनगायनिका, और उसके बाद लेक मलावी। तो ये 7 ग्रेट लेक्स हैं जिनके बारे में सवाल बनता है। तो यहां से इस तरह से बनेगी है ना, इस तरह से आपका एक बनेगा, कट सा बना लें इस तरह से, यही सारा आपका इस तरह से एक बनता है। यहाँ से ग्रेट रिफ्ट ऑफ, रिफ्ट वैली भी कहते हैं इसे, इस तरह से बना, देखें यहाँ से शुरू हो रहा है कटाव ऐसे, लेक यहाँ है, फिर यहाँ इस तरह से बॉर्डर बनेगा और इसके बाद नीचे की तरफ चला जाएगा। इसी को कहते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। लिखना चाहे तो लिख रहे हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली। तो इस तरह से रिफ्ट सी बन रही है, जमीन की एक दरार सी बनती है, जो कहा जा रहा है फ्यूचर में ये हिस्सा अलग हो जाएगा इससे, अफ्रीका से, और एक नया कॉन्टिनेंट बना देगा। एक नया क्या बना देगा, कॉन्टिनेंट बना देगा। ये इस तरह से साइंसदान कह रहे हैं 500 साल बाद, 1000 साल बाद क्या होगा जी, ये पोर्शन आहिस्ता आहिस्ता अलग होता जा रहा है जमीन इससे, बाकी पोर्शन से, और ये अलग हो जाएगा, एक नया कॉन्टिनेंट बन जाएगा। फिर 8 कॉन्टिनेंट पढ़ाए जाएंगे बच्चों को, अभी तो 7 पढ़ाए जा रहे हैं ना। तो ये हमारे पास ग्रेट रिफ्ट वैली बनती है। रिफ्ट का मतलब जमीन ऐसे दरार सी आई हुई है जमीन में, दरमियान में ये फिर लेक्स बन गई हैं कुछ, और ये मामला इस तरह से है। ठीक हो गया, याद रह जाएगा कि नहीं रहेगा बताएं मुझे, रेस कर दूं। थोड़ा से नाम मुश्किल है लेकिन हमने करने हैं। जी बेटा बताइएगा, मैं आगे चलता हूं। फिर यहां तक हो गया आपका। चले इसे मैं रेस करता हूं, हम आगे चलते हैं। 2-3 दफा रिवाइज करेंगे तो इनके नाम याद हो जाएंगे, नहीं भी होंगे ना याद, कोई मसला नहीं है, क्योंकि पेपर में जब आप इस तरह से 2-4 दफा पढ़ के जाएंगे भूल भी जाएगा ना। जब आप पेपर में बैठे होंगे, ऑप्शन जब आपके सामने आएंगे तो आप उसमें से ढूंढ लेंगे उसे, क्योंकि आपने 5-7 दफा रिवाइज किया हुआ था, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो मौजूद रहता है। जब आपके सामने आता है तो आप फौरन पहचान लेते हैं। ठीक हो गया, चलें जी। अब यहाँ 2 मुल्क और हैं जिनका जिक्र करना मैं भूल गया हूं, इधर ही करते हैं। विक्टोरिया झील के वेस्टर्न साइड पे 2 मुल्क बनाए, विक्टोरिया झील के वेस्टर्न साइड पे यहाँ 2 मुल्क बनाए, छोटे छोटे, झील को नहीं टच करते, ये झील को नहीं टच करते, लेकिन 2 छोटे छोटे मुल्क हैं। एक का नाम है हमारे पास रवांडा, और दूसरे का नाम है हमारे पास बुरुंडी। रवांडा और बुरुंडी, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इनके बारे में मैक्सिमम सवाल ये आता है कि ये जो है ना जी, कौन से कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, रवांडा भी और बुरुंडी भी। रवांडा का कैपिटल भी पूछा है उसने, किगाली है जिसका कैपिटल किगाली, किगाली इज कैपिटल ऑफ रवांडा। बुरुंडी का छोड़ दे, रवांडा का कैपिटल कर लेना है किगाली, क्या है कैपिटल है रवांडा का, ठीक है।
इन दोनों मुल्कों के दरमियान में 1994 के अंदर एक शुरू हुई थी सिविल वार। यहाँ क्या हुई थी? सिविल वार। यहाँ पे दो बड़े कबाइल मौजूद हैं, हुटू और टूटू। हुटू हुटू कबाइल और टूटू कबाइल, दो बड़े कबाइल आपस में ये लड़े और एक दूसरे को इन्होंने छुरियों चाकू से मार दिया। 1994 से शुरू हो गया 2005 तक यहाँ कत्लो गारत रही। दुनिया का सबसे बड़ा जिनोसाइड कहा जाता है यहाँ, मतलब आज के दौर का। वैसे तो हिटलर का जो जिनोसाइड था वो सबसे बड़ा कहा जाता है। 66 लाख बंदे उसने कत्ल किए थे। इस जिनोसाइड के अंदर तकरीबन 8 लाख लोग कत्ल कर दिए गए। 1994 में शुरू हुआ, 2005 तक ये चलता रहा छुरियों चाकू के साथ। जिनोसाइड क्या होता है? जिनोसाइड होता है किसी एक तबके के लोगों को, किसी एक कबीले के लोग को, किसी एक मजहब के लोगों को टारगेट करके कत्ल करना कि यार इन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है, इन्हें मारो, इन्हें कत्ल करो। ये होता है आपका जिनोसाइड। जिस तरह से आपको बताया कि इंडिया में हम कहते हैं कि कश्मीरियों का जिनोसाइड कर रहा है, वहां जो मुसलमान कश्मीरी है उन्हें इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, और वहां हिंदुओं की आबादी बढ़ाने के लिए कि हिंदुओं की रेशो बढ़ जाए, आबादी बढ़ जाए। ठीक है, तो इसके बारे में ये सवाल एक दफा बना है कि जिनोसाइड जो हुआ था यहाँ, जिसमें कितने लोग मारे गए थे, 8 लाख के करीब लोग जो थे इसमें कत्ल हुए थे। ये 1994 से लेकर 2005 तक रहा था। इन रवांडा और बुरुंडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी कंट्रीज के बारे में पूछेगा, किधर है ये? अफ्रीका में। ठीक है, रवांडा का कैपिटल भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा साउथ अफ्रीका को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस बाकी पोर्शन को करेंगे। इसे मैं रेज करता हूं। थोड़ा सा लेक्चर आज लंबा हो जाएगा, इसे हम कंप्लीट करेंगे। आपने बैठना है, इसे आपने बैठना। अफ्रीका है जी, ये हमारे पास साउथ अफ्रीका मुल्क है। तो यहाँ हमारे पास 2 केप मौजूद है, एक ये वाला केप, एक ये वाला केप। नजर आ रहा है आपको? दोनों केप बने हुए, 2 केप बन रहे हैं। केप की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि केप क्या होती है। इस तरह की शेप होती है जिसके 3 साइडों पे क्या होता है? पानी होता है। इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और बाकी क्या आज एक साइड में क्या होती है? लैंड होती है। सारी क्या लैंड है, सारा क्या पानी है। यही केप बड़ी होकर पेनिनसुला बनाती है। ये मैंने आपको करवाए थे लेक्चर में। केप ही बड़ी होकर क्या बनाती है? पेनिनसुला बनाती है। तो एक केप ये है और एक केप ये है। इस केप का नाम है केप ऑफ गुड होप। इसका नाम क्या है? इधर वाले का केप ऑफ गुड होप, और दूसरे वाले का नाम क्या है? केप ऑफ अगुलस। केप ऑफ अगुलस और केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ अगुलस और केप ऑफ गुड होप, 2 केप हैं। ये वाली हमारे पास गुड होप है, ये वाली अगुलस है। दोनों के बारे में 2 अलग अलग सवाल बनते हैं। केप ऑफ गुड होप वो रास्ता है जहां से 1492 के अंदर वास्को डे गामा, 1492 नहीं, 1498 बनेगा, 98 वास्को डे गामा। मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं? हाँ जी, कहीं मैं गलती कर रहा हूं तो मुझे बताइएगा। वास्को डे गामा जो आए थे हिंदुस्तान, पहला पुर्तगीज था ये जो हिंदुस्तान आया था। पहला यूरोपियन था, ये पहला यूरोपियन था जो हिंदुस्तान तशरीफ लाया था। इसके बारे में सवाल बनता है। देखिए ये यूरोप है, कि यहाँ पे यूरोप है और ये पुर्तगाल है। ये रास्ता नहीं था, यहाँ से बंद था। तो यूरोप के लोग यहां से आने की कोशिश करते थे इंडिया, रास्ते में ही वो भटक जाते थे। इतना लंबा रास्ता है, वो जा ही नहीं पाते थे। तो वास्को डे गामा ने क्या किया? प्लान किया कि वो यहां से चला, इधर रुक गया, कि कुछ दिन इधर रुका रहा। ऐसे लोगों से पूछा कि यार मैंने उधर जाना है, इधर जाना है। यहाँ पहुंचा, कुछ दिन इधर रुका रहा गोल्ड कास्ट में। यहां से फिर इधर पहुंच गया केप ऑफ गुड होप, यहाँ कुछ दिन रुका। अब यहाँ पे एक इंडियन उधर से गया हुआ था कारोबार के लिए। इसकी मुलाकात हो गई वास्को डे गामा की। जी मैंने इंडिया जाना है। उसने कहा मसला ही कोई नहीं है, मैं ले जाता हूँ आपको। तो यहाँ वास्को डे गामा को एक अच्छी उम्मीद नजर आई, गुड होप नजर आई। कहाँ जाने की? इंडिया जाने की। इस तरह से वो यहाँ इंडियंस के साथ निकल गया इंडिया।
तो उसी वजह से इस जगह का नाम आज भी क्या है, केप ऑफ गुड होप। वास्को डे गामा जो था इसी रास्ते से आया था। यह सवाल बनता है, केप ऑफ गुड होप वो रास्ता है जहां से वास्को डे गामा 1498 के अंदर हिंदुस्तान आया था। ये पहला यूरोपियन था, और ये यूरोप के अंदर भी मुल्क है ना, पुर्तगीज है, फ्रांसीसी है, बरतानवी है, अंग्रेज है, ब्रिटिशर। तो ये जो कौन था वास्को डे गामा, ये था तो यूरोपियन, यूरोप से था, लेकिन ये पुर्तगीज था। ये भी सवाल बना, सबसे पहले हिंदुस्तान में कौन आए, पुर्तगीज आए थे, यही आया था सबसे पहले। ठीक हो गया। फिर यहां से फिर वो काली कट के जो बंदरगाह थी वहां जाके ये रुका था, वो सारे मामला हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम ये सारी। तो सवाल केप ऑफ गुड होप का यही बनेगा। केप ऑफ आगुलस वो पॉइंट है जहां पे, इधर कौन सा ओशन है, ये वाला सारा अटलांटिक ओशन। इधर कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन। इधर क्या इंडियन ओशन है सारा। तो केप ऑफ आगुलस वो केप है, वो पॉइंट है जहां पे क्या होता है जी, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का पानी जुदा हो रहा है। सवाल ये बनता है वो पॉइंट कौन सा है, वो नुक्ता कौन सा है जहां पे अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन सेपरेट हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं या मिल रहे हैं। तो वो केप ऑफ आगुलस जो है इसका सही आंसर है। केप ऑफ गुड होप सही आंसर नहीं है। गूगल आपको केप ऑफ गुड होप ही बताएगा। तो यहां गूगल के ऊपर रिलाय नहीं करना आपने। हाँ, केप ऑफ आगुलस ऑप्शन में है ही नहीं, फिर आप केप ऑफ गुड होप की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद करीब तरीन पॉइंट यही बनता है, फिर आप जा सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली केप ऑफ आगुलस जो है वहां पे एक तख्ती भी लगी हुई, आपने मुझे रिमाइंड करवाना है, मैं कोशिश करूंगा उसकी तस्वीर एक गूगल से उठा के आपके साथ शेयर करूंगा, केप ऑफ आगुलस की, जहां पे इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन सेपरेट हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। ठीक है, इसे मैं रेज करता हूं। थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट मुल्क है, इसे मैं रेज करता हूं जी। ये है जी हमारे पास साउथ अफ्रीका मुल्क। साउथ अफ्रीका का आपको पता है कैपिटल, 3 कैपिटल है वैसे इनके, जिसमें से आपने केप टाउन को याद करना है। केप टाउन जो है इनका मेन कैपिटल है, इसके अलावा प्रिटोरिया है और एक और भी है शायद। तो केप मतलब 3 है, एक से ज्यादा है। केप टाउन मशहूर है, इसके हवाले से सवाल बनता है। करेंसी इसकी रैंड है, रैंड। रैंड क्या है जी, इसकी करेंसी है किसकी, केप टाउन की, केप टाउन कह रहा हूं, साउथ अफ्रीका की। क्रिकेट के हवाले से आपको पता ही है, मशहूर है। और उसके बाद जी इसका जो प्रेसिडेंट है वो भी याद करना है आपने, क्योंकि ये ब्रिक्स का मेंबर है, तो बड़ा जबरदस्त और इंपॉर्टेंट अमीर तरीन मुल्क है इसका पूरे अफ्रीका का। और इसका जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है साइरल रैमपूसा। साइरल रैमपूसा इसका करंट क्या है जी, प्रेसिडेंट है। चेक कीजिएगा यही है या अभी चेंज तो नहीं हो गया, साइरल रैमपूसा ही है, यही था बेटा। इसे मजीद आप काउंटर चेक कर लीजिएगा। चले जी, यह एक पर्सनैलिटी है जिसके बारे में हमने पढ़ना है, और उसका नाम है हमारे पास नेल्सन मंडेला। इसके बारे में सवाल बनते हैं, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साहब के बारे में हम पढ़ेंगे, जरा थोड़ा सा इनके हवाले से कुछ सवाल बनते हैं नेल्सन मंडेला के हवाले से। तो ये जी 1918 में पैदा हुए थे, और इनकी जो डेथ है वो 2013 में। अच्छा, 18 जुलाई को हुए थे, ये भी सवाल बनता है। 18 जुलाई इसकी डेट याद रखनी है। हर साल मंडेला डे मनाया जाता है, कौन सी डेट को, 18 जुलाई को। ये सवाल बना है कि मंडेला डे जो है इंटरनेशनली जो है ना, कौन सी डेट को मनाया जाता है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 18 जुलाई को पैदा हुआ था। 18 जुलाई 1918 को ये पैदा हुआ, 5 दिसंबर 2013 को ये मरा। अच्छा, इसकी एग्जैक्ट डेट भी बड़े अरसे तक पीपीएससी में पूछी हुई है, 5 दिसंबर। बड़े अरसे तक इसकी एग्जैक्ट डेट 5 दिसंबर भी पूछी गई है, 5 दिसंबर 2013 को। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में आज?
10-11 साल हो गए इसे मरे हुए, अब भी हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। कमीशन क्यों सवाल पूछ रहा है? यूनिकनेस क्या थी, दुनिया पे इसने क्या इंपैक्ट छोड़ा? तो नेल्सन मंडेला साहब जो थे ये एंटी स्लेवरी थे, गुलामी के खिलाफ थे। साउथ अफ्रीका के अंदर क्या थी? गुलामी थी, स्लेवरी मौजूद थी। इसने उसके खिलाफ तहरीक चलाई, गुलामी के खिलाफ, और ये 27 साल तक जेल में रहा। 1962 से लेके 1990 तक ये जेल में रहा। 27 साल अपनी जिंदगी के खूबसूरत 27 साल इसने जेल में काट दिए। गुलामी के खिलाफ डटा रहा ये। और हमारे नेल्सन मंडेला 27 दिन भी नहीं गुजार सकते, डील करके जा रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, बातें उनकी नेल्सन मंडेला से आगे की होती हैं। तो 27 साल उसने दिए जेल में, और 27 साल के बाद जब वो आजाद हुआ 1990 के अंदर, उसे सबसे पहले लेनिन प्राइज दिया 1990 के अंदर। 1992 में ये पाकिस्तान भी आया था, और इसे जो है ना, हमारा जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है वो आपको पता निशाने पाकिस्तान है। तो हमने इसे 1992 के अंदर निशाने पाकिस्तान, ये सारे सवाल पूछे गए। 1992 में हमने इसे अपना सबसे बड़ा अवार्ड निशाने पाकिस्तान दिया। 1993 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। 1993 के अंदर ये जरूर पूछा जाता है, नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज कब मिला? 1993 में। और 1994 में इसे अपने मुल्क का प्रेसिडेंट बना दिया गया। 1994 से लेके 1999 तक ये अपने मुल्क का प्रेसिडेंट रहा। ये भी सवाल बना, प्रेसिडेंट कब से कब तक रहा। एंटी अपार्थाइड था, एंटी स्लेवरी था, गुलामी के खिलाफ लड़ा, और आखिरकार अपने मुल्क में से इसने गुलामी को खत्म किया। 1994 से 1999 तक ये क्या रहा? अब प्रेसिडेंट रहा। अच्छा, कहां पे कैद रहा ये 27 साल? 27 साल ये पूछता सवाल रोबन्स आइलैंड पे। रोबन्स आइलैंड के ऊपर ये क्या रहा? कैद रहा। रोबन आइलैंड यहीं नीचे थे, क्योंकि इसे जमीन के ऊपर इन्होंने पहले कैद किया, वहां पे लोग कंट्रोल नहीं हो रहे थे, फिर इसे जजीरों के ऊपर उठा के डाल दिया गया, वहां ये कैद रहा था। ये भी सवाल बना है। फिर इसने कुछ किताबें लिखी थी, उनके बारे में सवाल बनता है। तो 2 किताबें इसकी मशहूर हैं, कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ और अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अलोंग वॉक टू फ्रीडम इसकी किताब मशहूर हुई, और दूसरी कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ, खुद से बातें। कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ, ये 2 किताबें मशहूर हुई जिनके बारे में सवाल पूछा जाता है। और भी किताबें इसने बहुत सारे लिखी हैं, इनके बारे में अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। तो इसका ताल्लुक कहां से था? साउथ अफ्रीका से था। 2013 में ये फौत हुआ 5 दिसंबर को। तो ये नेल्सन मंडेला साहब के बारे में कुछ सवाल बनते हैं, ये ऐड कर लीजिएगा। ये नजर आ रहा है ऊपर से? यहां से नहीं नजर आ रहा? चले यहां से नीचे तक सारा नजर आ रहा है। चलें ये मैं रेज करता हूं। अब कुछ और चीजें हमने यहाँ देखनी है, टाइम तो हमारे पास बहुत है, इसे हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इसे मैं रेज करता हूं। चलें जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसे मैं मूव कर देता हूं ऊपर की तरफ, ऊपर वाला पोर्शन भी, ताकि आपको नजर आता रहे। चलें जी, अब जरा ये वाला जो पोर्शन है, यहां हम कुछ कंट्रीज बनाएंगे, और फिर हम यहाँ डेजर्ट्स को, इक्वेटर को गुजारेंगे, और माउंटेन रेंज और बाकी चीजें करेंगे। ठीक है। कांगो रिवर के बारे में तो मैंने आपको बता देना, 230 मीटर इसकी डेप्थ है, और 4700 किलोमीटर इसकी लेंथ है कांगो रिवर की। और ये दुनिया का डीपेस्ट ओशन है, डीपेस्ट रिवर है, दुनिया का डीपेस्ट रिवर है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का दूसरा लंबा दरिया, सबसे लंबा दरिया नील, 6650 किलोमीटर। ये
अफ्रीका का दूसरा लंबा दरिया 4700 4700 किलोमीटर लेंथ है इसकी। और डेप्थ दुनिया का डीपेस्ट है 230 मीटर। इसकी डेप्थ भी पूछी है पेपर में, इसकी डेप्थ भी पूछी गई है क्योंकि डीपेस्ट है इसलिए पूछी जाएगी। सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर कैपेसिटी भी इसी की है। इक्वेटर कैसे क्रॉस करता है 2 बार मैं दिखाता हूँ आपको बना के आगे चल के, है ना जी। ये जो पोर्शन हमारे पास से बच गया था ये वाला, तो यहाँ हम कुछ बनाएंगे कंट्रीज 2-4 जिनके बारे में कमीशन सवाल पूछ रहा होता है जी। तो यहीं से शुरू करता हूं बेटा मैं। हमारे पास यहाँ पे जो मुल्क है ये वाला, इसका नाम है हमारे पास वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा, सहारा सारा डेजर्ट यहीं से शुरू हो रहा है, ऐसे आगे चला जाए। वेस्टर्न सहारा कंट्री का नाम क्या है, वेस्टर्न साइड है। और क्या है जी, सहारा। सहारा में क्या होते हैं जी, हमारे पास मोर होते हैं, तो मोरितानिया। सहारा में क्या होते हैं जी, मोर होते हैं, मोर से मोरितानिया। मोरों को रखने के लिए क्या चाहिए आपको, माली चाहिए। तो ये जो कंट्री है इसका नाम क्या है हमारे पास, माली। या हमने वेस्टर्न सहारा बनाया। सहारा सहारा में क्या होते हैं जी, मोर होते हैं, मोरों को रखने के लिए माली भी चाहिए, तो माली भी कंट्री है। तो माली के बारे में सवाल बनता है टिम्बकटू के वाले से। टिम्बकटू किसे किसे याद आ रहा है, टिम्बकटू किसे किसे याद आ रहा है टिम्बकटू। एफएससी में पढ़ा था सबने, एफएससी की होगी, एफए किया होगा, नहीं एफएससी नहीं की तो टिम्बकटू का एक सबक था, टिम्बकटू। हिच है के क्रॉस द सहारा, इस तरह से शायद नाम था उस सबक का। और जब वो टिम्बकटू जो है ना जी भेज दूंगी, उसकी माँ उसे डराती है बच्चे को बचपन में, उसके माइंड में एक तजस्सुस बैठ जाता है, फिर वो कहता है मैंने उधर जाना तो जरूर है। जहां से रोका जाता है ना, वैसे हमें हमारी मतलब नेचर में है, जिस साइड से हमें रोका जाएगा तजस्सुस पैदा होगा, वही काम हम सबसे पहले करेंगे। तो वो फिर जाता है, जब जवान होता है तो टिम्बकटू जाने की कोशिश करता है। फिर उसका कहानियां सुनाती हैं, 4 लोग जा रहे होते हैं गाड़ी में, और फिर वो पेट्रोल तक पी जाती हैं सर्वाइव करने के लिए। वो भी फिर गाड़ी में लिफ्ट लेता हुआ, और ऊंट का जो है ना, जो वैली के अंदर जो पानी होता है स्टोर, वो भी पी जाता है। सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है इस सारा डेजर्ट में, यहाँ सारा सारा डेजर्ट है। तो पेपर में जो सवाल आया कमीशन के इम्तिहान में, वो ये पूछा गया टिम्बकटू कौन से मुल्क में है। टिम्बकटू माली के अंदर है बेसिकली, ठीक है। तो टिम्बकटू हो गया आपका, माली हो गया, मोरितानिया। इन कंट्रीज के नाम याद रखने आपने, जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताता जा रहा हूं। इससे ज्यादा करना चाहें तो आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ 4 कंट्री हैं, वो जी से शुरू हो रहे हैं। 1 जी, दूसरा जी, तीसरा जी, चौथा जी। ऐसे दरमियान में गैप है, लेकिन मैं इकट्ठे बना रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने नाम याद रखने। जी से शुरू हो रहे हैं। पहला पहला जी गुनिया, GUNIA, गुनिया। दूसरा जी गुनिया बसाओ, गुनिया बसाओ, बसाओ, गुनिया बसाओ। तीसरा गाना, गाना को चलो एंड पे ले जाए, गाना को एंड पे ले जाए। गुनिया, गुनिया बसाओ, गैम्बिया, गैम्बिया, गैम्बिया और गाना। इस तरह से 4 मुल्क हैं जो जी से शुरू हो रहे हैं। गुनिया, गुनिया बसाओ, गैम्बिया और गाना, बस इनके नाम याद रखने हैं। कहाँ ये, वेस्टर्न अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका बनता है। गैम्बिया के बारे में सवाल ये बनेगा कि OIC की जो अभी 2024 की मीटिंग हुई है, OIC की 2024 की जो मीटिंग हुई है वो गैम्बिया में हुई है, जहां हमारे इसाक डार साहब जो वाइस क्या जी प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, या फॉरेन मिनिस्टर भी है, वो गए हुए थे। OIC की जो मीटिंग हुई है 2024 की, कहाँ हुई है, गैम्बिया के अंदर हुई है। ये सवाल बन सकता है। घाना के बारे में 2-3 सवाल बनेंगे। घाना का कैपिटल भी याद करना है, इसके बारे में 3-4 सवाल बने। एक तो इसका नाम पूछता है, इसका नाम है हमारे पास गोल्ड कास्ट। इसका पुराना नाम क्या है, गोल्ड कास्ट। गोल्ड कास्ट में पूछता है किसका पुराना नाम है, गाना का पुराना नाम, गोल्ड कास्ट।
इसका कैपिटल पूछेगा, वो गाना कैपिटल है अकरा, ACCR है अकरा। अकरा इज कैपिटल ऑफ गाना। गाना का कैपिटल क्या है बेटा? अकरा है। पुराना नाम इसका गोल्ड कोस्ट है। अच्छा, गाना की एक मशहूर पर्सनालिटी है जिनके बारे में सवाल बन सकता है, और उनका नाम है हमारे पास कोफी अनान। कोफी अनान, इसके बारे में किस किसने सुना है? कोफी अनान के बारे में किस किसने सुना है? जी, कोफी अनान के बारे में सवाल बनता है। 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। कौन सा सेक्रेटरी जनरल था? 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। यूएनओ का 7वां सेक्रेटरी जनरल ये रहा 1997 से लेके 2006 तक। ये इसके सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर था। इसका टेन्योर भी याद रखना है। इसका ताल्लुक कहां से था? गाना से था। इसका ताल्लुक कहां से था? गाना से था। इसके बारे में सवाल बनेगा, ये कहां से था? कोफी अनान गाना से था, 7वां सेक्रेटरी जनरल। क्यों मशहूर है, क्यों पढ़ रहे हैं? सेक्रेटरी जनरल तो और भी आए हैं, इसी के बारे में क्यों मैंने आपको बताया? क्योंकि ये पहला सेक्रेटरी जनरल था यूएनओ का जो रैंकर स्टाफ में से था। रैंकर स्टाफ का मतलब प्रोमोटी था, नीचे से क्लर्क था वहां पे, फिर बड़ी सीट पे गया, फिर बड़ी सीट पे गया, प्रमोट होता होता दुनिया की सबसे बड़ी सीट, इस वक्त रिटर्न फॉर्म में दुनिया की सबसे जो ताकतवर तरीन सीट है वो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल होना है। हर चीज उसके अंडर है पूरी दुनिया की। तो उस सीट पे ये बंदा पहुंचा। कहां से? अफ्रीका से उठ के, अंदाजा लगाएं आप। इसलिए इसके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर बड़ा जबरदस्त आदमी था, ऐसे नहीं ये बन गया। आपका क्या ख्याल? ऐसे कोई भी बन जाएगा? कुछ क्वालिटीज होती हैं। इसने अपनी जो क्वालिटीज थी उसका लोहा मनवाया, जिस वजह से ये वहां तक पहुंचा। चंद एक का मैं जिक्र करता हूं। इसने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की यूएनओ में। इसने कहा कि सेक्रेटरी जनरल, इतनी सारी पावर सेक्रेटरी जनरल के पास, दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान, अगर कोई गलत बंदा कभी बन गया सेक्रेटरी जनरल तो वो तो तबाही कर देगा। वो क्या बन जाएगा? डिक्टेटर बन जाएगा। तो पावर को तकसीम होना चाहिए, डिल्यूट होनी चाहिए पावर। इसने कहा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की सीट क्रिएट करो। इसने क्या करवाई? 1997 में पहली बार डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की सीट क्रिएट हुई थी। इससे पहले डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होता ही नहीं था यूएनओ के अंदर। अपनी पावर, इसने कहा नहीं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होना चाहिए। इस सवाल भी बनता है कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो यूएनओ की सीट थी कब क्रिएट हुई, कब बना पहली दफा? 1997 में। फिर इसने कहा कि यार ये जो 5 पावर है, वीटो पावर, अमेरिका है, जिसमें बर्तानिया है, जिसमें फ्रांस है, जो P5 अमंग कंट्रीज जो हमारे पास है, रशिया है, जिसमें अब चाइना भी है, 5 ये मुल्क हैं P5 कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, वीटो पावर जिनके पास है। उसने कहा कि यार ये तो डिक्टेटर बने हुए हैं, पांचों के पांचों मुल्क जो मर्जी चाहे कर रहे हैं, जमहूरियत की तरह। उसने कहा कि जो वीटो पावर है इन 5 मुल्कों से बढ़ा के ज्यादा मुल्कों के पास होनी चाहिए ताकि जमहूरियत हो। कुछ बहुत सारे मुल्क जो है ना, क्या करें, उसमें अपना रोल प्ले करें दुनिया के अमन के लिए। तो इसने सजेशन दी थी, इसने कहा 4 मुल्क और इसमें ऐड करो। मशवरा था इसका, माना नहीं गया। अमेरिका जो पहले से 5 मुल्क बैठे हैं, वो कैसे किसी बाहर वाले को बना, मतलब उसमें इंटर होने दे सकते थे? इसने प्लान दिया था। इसने कहा था कि इंडिया को शामिल किया जाए इसमें। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है। इसने कहा जापान को इसमें शामिल किया जाए, जापान एक बड़ा मुल्क है, जापान का भी सुपर पावर था। इसने कहा जर्मनी को शामिल किया जाए, जर्मनी एक बहुत बड़ा मुल्क है। इसने कहा था कि ब्राजील को इसमें शामिल किया जाए, ब्राजील एक बहुत बड़ा मुल्क है, आपको पता है, बड़ी इकोनॉमी, बड़े कंट्रीज जो मैटर करते हैं दुनिया के मामला में, इन्हें जो है ना क्या कहा था, इसने कहा शामिल किया जाए। उन्हें शामिल तो नहीं किया गया, इसकी टेन्योर खत्म हो गया था, इसे फिर घर भेज दिया गया था। तो लेकिन वो जो 4 मुल्क थे जो इसने प्रपोज किए थे, सजेस्ट किए थे, उन्होंने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है G4। ये सवाल भी बनता है G4, ये 2005 में बनी थी। इस G4 में कौन कौन से मुल्क है? इंडिया, इसने कहा इंडिया को शामिल करो। जापान का इसने कहा था शामिल करो इसमें। इसने जर्मनी का कहा था इसमें शामिल करो।
और इसने ब्राजील का कहा था। इन चारों मुल्कों ने मिलकर क्या बनाई, G4 बनाई। क्यों बनाई, कि हम आपस में मिलके लॉबी करेंगे दुनिया में कि हमें वीटो पावर दी जाए, यूएनओ की परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। उसके लिए अब ये क्या करते हैं, लॉबी करते हैं पूरी दुनिया में। इसका मकसद क्या है G4 का, आपको समझ आया। अब G4 कब बनी, बेसिकली ब्रेन किसका था, कोफी अन्नान का था। इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं ये भी याद हो गया आपको, इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। और इस तरह से इसने अब ये क्या करते हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना ली। अब ये लॉबी करते हैं पूरी दुनिया में, कंट्रीज को मिला के अपने साथ। और ये क्या करें, कोशिश कर रहे हैं 5 के बजाय क्या हो जाए, 9 मेंबर हो जाए यूएनओ के परमानेंट, या वीटो पावर कम से कम 9 मुल्कों के पास हो। ठीक है, तो ये कोफी अन्नान के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया, इसे मैं रेज करता हूँ। 1-2 मुल्क और बना लेते हैं यहाँ। आज लेक्चर बेटा आपको 8 बजे तक चलेगा, तो बैठे रहे आराम से। 8 बजे तक चलेगा, इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं कल, ताकि हम नया टॉपिक शुरू करें। एशिया शुरू कर देंगे कल हम, बैठे रहे सुकून से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आज। चले जी, उसके बाद हमारे पास यहां मुल्क है जी सेरालियोन, SEIRR, सेरालियोन, सेरालियोन, SEIRR, सेरालियोन। सेरालियोन से याद रख सकते हैं आप, नाम ही याद करना है ना। इसके बारे में बस मैक्सिमम यही सवाल बनेगा कि ये किधर है। सेरालियोन जो है किधर है बेटा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसका कैपिटल भी पूछा जाएगा आपसे, फ्री टाउन। फ्री टाउन जो है इसका कैपिटल है, फ्री टाउन। फ्री टाउन क्या है, इसका कैपिटल है। उसके बाद एक और मुल्क बना ले यहीं पे, जिसका नाम है हमारे पास लाइबेरिया, LIBERIA, लाइबेरिया। लाइबेरिया, लाइबेरिया को अक्सर लोग समझते हैं शायद ये यूरोप का मुल्क है, यूरोप का नहीं है, अफ्रीका में पड़ रहे हैं। मैक्सिमम इसके बारे में सवाल ये बनेगा कि लाइबेरिया किधर है, अफ्रीका में है, यूरोप में, किधर है, अफ्रीका में है लाइबेरिया। इसका कैपिटल भी पूछा गया है, मोनरोवा। मोनरोवा क्या है, इसका कैपिटल है मोनरोवा, MONROVA, मोनरोवा। लाइबेरिया का कैपिटल मोनरोवा, सेरालियोन का कैपिटल फ्री टाउन। फ्री टाउन इज कैपिटल ऑफ सेरालियोन। फिर यहाँ हमारे पास मोरिटानिया और गुनिया के दरमियान में सेनेगाल भी है। सेनेगाल भी बनाना चाहे तो बना ले, सेनेगाल भी बनाना चाहे तो बना ले। ठीक है, टोगो है और भी बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क हैं, इनके बारे में यहाँ सवाल नहीं बनते। तो ये आपके मेन कंट्रीज थे अफ्रीका के हवाले से, जिनके बारे में सवाल बन सकते हैं। अब कुछ और चीजें हमने यहाँ करनी है, 1-2 मुल्क और बनाने हैं हमने। नेट का इशू आ रहा है बेटा, नेट का इशू आ रहा है, हमारे तरफ से नहीं होना चाहिए। हम मेरे से कहें कि इंटरनेट की स्पीड चेक करें कितनी आ रही है हमारे पास। इशू तो नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ तो इशू नहीं होना चाहिए। चलें जी, ये मैं रेज कर देता हूं। कुछ और चीजें हमने यहाँ करनी है बेटा। चलें जी, अब हम बना रहे हैं जरा यहाँ कंट्रीज। देखें उसमें हमारे पास, अब देखें इक्वेटर के हवाले से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया पूरी दुनिया में इक्वेटर कितने कॉन्टिनेंट से गुजरा है। पहले कॉन्टिनेंट देखें, 4 कॉन्टिनेंट से, 4 बराआज़म से। कौन से 4? एक हमारे पास साउथ अमेरिका था, दूसरा हमारे पास अफ्रीका, तीसरा हमारे पास एशिया, चौथा हमारे पास ओशिनिया, इसे हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कह देते हैं। 4 कॉन्टिनेंट से गुजरा है हमारे पास इक्वेटर। शायद गूगल आपको 3 बताए, आपने 4 करना है। कितने कंट्रीज है पूरी दुनिया में? 13 कंट्रीज है। कितने मुल्क हैं बेटा? 13 मुल्क हैं। 13 में से 3 हमने पढ़े थे साउथ अमेरिका में, ECB, एक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। 3 मुल्क ऐसे हैं जो साउथ अमेरिका के अंदर हैं, जहां से इक्वेटर गुजर रहा है, पास कर रहा है। और 7 है हमारे पास ये अफ्रीका में। 7 कहां है? अफ्रीका में है, और 2 हमारे पास एशिया में है,
और एक हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में है, और 3 कहाँ थे? नॉर्थ अमेरिका में। 3 नॉर्थ अमेरिका में, 7 अफ्रीका में, 2 एशिया में, 1 ऑस्ट्रेलिया में। 4 कॉन्टिनेंट टोटल जहां से गुजर रहा है क्या? इक्वेटर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम पढ़ रहे हैं तो 7 मुल्क ऐसी है यहां जहां से इक्वेटर गुजर रहा है। कौन कौन से 7 है ये देखिए। एक तो मैं यहां बना रहा हूं बाहर की तरफ, इसका नाम आइलैंड पे बसते मुल्क, इसका नाम है साओ टोमी प्रिंसिपी। साओ टोमी प्रिंसिपी, साओ टोमी प्रिंसिपी एक मुल्क है। उसके बाद यहां भी एक मुल्क बनाना है अपनी इसी साइड पे, यहां जो कि कहां पे बनेगा? दरमियान में बनेगा, नाइजीरिया और आरसी के दरमियान में, जिसका नाम है हमारे पास गैबून, GABON, गैबून। क्या नाम है बेटा इसका? गैबून। गैबून कहाँ है? नाइजीरिया और आरसी के दरमियान में। साओ टोमी प्रिंसिपी, गैबून। देखें, लाइन खींचता हूं, चलिए लाइन खींचता हूं यहां से, मैं लाइन खींचता हूं। देखिए, साओ टोमी प्रिंसिपी, उसके बाद हमारे पास गैबून, गैबून के बाद आरसी, आरसी के बाद DRC, आरसी के बाद आरसी है ये हमारे पास रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद DRC, DRC के बाद युगांडा, युगांडा के बाद कीनिया, कीनिया के बाद सोमालिया। ये आज हमारे पास लाइन जहां से इक्वेटर गुजर रहा है, जरा बनाए। ये लाइन है जी हमारे पास जहां से इक्वेटर गुजर रहा है। साओ टोमी प्रिंसिपी, फिर गैबून, फिर आरसी रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर युगांडा, फिर कीनिया और फिर सोमालिया। ये 7 मुल्क हैं जहां से इक्वेटर गुजर रहा है। अब देखें, ये है हमारे पास कांगो रिवर। ये क्या है? कांगो रिवर है। मुझे बताएं, इक्वेटर को, उसे कांगो रिवर को 2 दफा क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक दफा यहां क्रॉस किया, एक दफा यहां किया। तो दुनिया का ये वाहिद दरिया है जिसे इक्वेटर 2 दफा क्रॉस कर। विक्टोरिया झील से भी गुजरता है इक्वेटर, ये भी सवाल बना है। विक्टोरिया झील से भी गुजरता है, लेकिन देखें ये वाहिद दरिया है दुनिया का जिसे 2 दफा क्रॉस कर रहा है इक्वेटर। तो 7 मुल्क ये हैं जहां से इक्वेटर गुजर रहा है। इसे एक वर्ल्ड के जरिए आप याद करना चाहें तो मैं लिख देता हूं आपको ताकि आपको याद रह जाए। साओ टोमी प्रिंसिपी का सा, SA, सा। गैबून का GA, गा, सा गा। RC का R, सागर। DRU का D, और युगांडा का U, सागरदू, सगरदू, सगरदू KS। आपके साथ पूरे हो, सगरदू KS। S से साओ टोमी प्रिंसिपी, जैसे नजर आ रहा लिखा हुआ, साओ टोमी प्रिंसिपी। G से गैबून, R से रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये वाला, और D से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये वाला। U से युगांडा, ये वाला, और K से हमारे पास ये कीनिया, और S से हमारे पास ये सोमालिया। अगर वर्ल्ड बना के याद रखें तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। मैं वैसे इसके हक में नहीं हूं, मैं कहता हूं कि मैप में आपको पता होना चाहिए, वही आपके साथ फॉरएवर चलेगा। हो सकता है ये लफ्ज ही आपके ध्यान से निकल जाए, तो मैप को अपने दिमाग में प्रिंट करें। सगरदू की है, साओ टोमी प्रिंसिपी मुल्क है जहां से इक्वेटर गुजर रहा है, गैबून से गुजर रहा है, RC रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। ये 7 मुल्क है अफ्रीका के जहां से इक्वेटर गुजर रहा है। कांगो रिवर से भी मैंने 2 दफा गुजार के दिखा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इक्वेटर को कितने मुल्कों से गुजर रहा है यहाँ पे। अब जरा माउंटेन रेंज देख लेते हैं, फिर हम सारा डेजर्ट को देखते हैं। यहां तक मुझे बता दें, हो गया क्लियर? इसे मैं रेज करता हूं। चलेंगे, अब जरा माउंटेन रेंज देखते हैं। मैंने आपको दिया एटलस माउंटेन रेंज, पहले पहले हम देखेंगे एटलस माउंटेन रेंज।
एक ये हमने देखनी है, दूसरा हमारे पास किलिमंजारो, तीसरी हमारे पास टेबल माउंटेन, और चौथी हमारे पास सनाई माउंटेन। तो यहां हमने 4 माउंटेन्स को देखा अफ्रीका में। एटलस माउंटेन रेंज यहां बनाए, ये जो माउंटेन रेंज है ये एटलस माउंटेन रेंज, इसका बारे में पूछा, ये नॉर्थ वेस्ट भी है। ये कहाँ पे है? नॉर्दर्न अफ्रीका की कौन सी साइड है? नॉर्दर्न साइड और वेस्टर्न साइड है। तो ये मोरक्को में, वेस्टर्न सहारा में, अल्जीरिया में, इस एरिया के अंदर मौजूद है हमारे पास एटलस माउंटेन रेंज। एटलस भी तो हमने यहीं से शुरू किया था, याद आ रहा है? तो एटलस माउंटेन रेंज अफ्रीका की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, साइज में बड़ी। अगर पूछा जाए अफ्रीका की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज, एटलस माउंटेन रेंज। हाँ, किलिमंजारो हाईएस्ट माउंटेन रेंज अफ्रीका की, 5895 मीटर इसकी हाइट थी। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में हमने यहाँ बनाई थी। किलिमंजारो कहाँ बनाई थी? तंजानिया के अंदर। ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, हाइट की बात हो रही है। अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन, अफ्रीका की किलिमंजारो 5895 मीटर। फिर टेबल माउंटेन ये अफ्रीका के अंदर है, पूछता है पेपर में। इसके बारे में मैक्सिमम सवाल है, किधर है ये? अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका जो कंट्री है इसके अंदर मौजूद है। सनाई माउंटेन यहाँ हमने इजिप्ट में, मिस्र में, ये वाला सनाई पेनिनसुला। कोयतूर की पहाड़ियां, सनाई का मतलब कोयतूर की पहाड़, कोयतूर की पहाड़ियां। सनाई माउंटेन हमने कहां पढ़ी है? इजिप्ट में पढ़ी है। कोयतूर की पहाड़ियां, सनाई माउंटेन्स, कोयतूर की पहाड़ियां। तो 4 हमने अफ्रीका में माउंटेन रेंज देखी। 2 हमने दरिया देखे, एक कांगो रिवर, दूसरा दरिया नील। अच्छा, यहाँ वोल्टा रिवर भी है, यहाँ पे वोल्टा कंट्री भी है, अपर वोल्टा। यहाँ पे वोल्टा रिवर भी बनाना चाहे तो बनाने, वोल्टा रिवर। बस इसके बारे में मैक्सिमम यही सवाल बनेगा कि ये कहां पे है। वोल्टा रिवर अफ्रीका के अंदर है। कोई लेंथ नहीं याद रखनी, कोई और स्पेसिफिक नहीं याद रखनी। यहाँ पे अपर वोल्टा, लोअर वोल्टा, वोल्टा यहाँ हमारे पास कहने की एरिया है। तो वोल्टा रिवर भी हमारे पास यहीं से, नाइजीरिया से कुछ शाखाएं आ रही है, यहाँ से बुर्किनो फासो भी है, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें, कंट्री से छोटे छोटे इलाके मौजूद है। तो वोल्टा रिवर भी हमारे पास कहाँ है? अफ्रीका के अंदर है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने डेजर्ट 2 देखे, कि ये क्लारी डेजर्ट बोत्सवाना और नामीबिया के दरमियान में, एक सारा डेजर्ट। सारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यहाँ पे 11-12 मुल्कों में फैला हुआ है। ये वेस्टर्न सहारा से शुरू होगा, ये माली में, ये सारे मुल्कों के अंदर, मिस्र तक फैला हुआ है, चाड तक फैला हुआ है, ये सारे के सारे। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट कहाँ पे हमारे पास? ये ना पूछता कभी, अफ्रीका की कौन सी साइड है? नॉर्दर्न साइड है, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर मौजूद है। अफ्रीका की कौन सी साइड है? नॉर्थ वेस्टर्न साइड बनती है, नॉर्थ वाली साइड है, ये वेस्ट तक भी चला जाएगा। तो सारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। कहाँ है ये? अफ्रीका में है। ठीक है, डेजर्ट हो गए, ग्रेट लेक्स भी हमने देख ली, फॉल्स भी देख ली हमने, यहाँ पे रिवर भी देख ली है, डेजर्ट भी देख ली है हमने, यहाँ पे तकरीबन सारी चीजें हो गई हैं। अब एक आखिरी पॉइंट मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। अफ्रीकन यूनियन भी हम देखेंगे, इसे मैं रेज कर रहा हूँ। अफ्रीकन यूनियन, जो अफ्रीका के जो मुल्क हैं उनकी जो यूनियन है, उसके बारे में भी सवाल बनता है। आखिरी जो पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे एक आइलैंड है, छोटा सा जजीरा, जिसका नाम है सेंट अलीना। सेंट अलीना अटलांटिक ओशन में। कौन सा ओशन है सारा? ये अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन है ये हमारे पास? अटलांटिक ओशन के अंदर। कंट्री कौन सा है? कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो सेंट अलीना बेसिकली आइलैंड है। इसमें पूछते किसका कब्जा है इस वक्त? किसके अंडर है? यूके के अंडर है। ये किसके अंडर है इस वक्त? यूके के अंडर है। यहाँ एक पर्सनैलिटी को कैद किया गया था, और उस पर्सनैलिटी का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, ये पर्सनैलिटी यहाँ कैद रही बड़े अरसे तक, इसीलिए मशहूर है। सेंट अलीना किधर है? अटलांटिक ओशन में। कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। किसके कंट्रोल में है? यूके के अंदर है।
तो नेपोलियन बोनापार्ट वार ऑफ वाटरलो, वाटरलो जो वार हुई थी उसके अंदर ये जंग हार गया था। वाटरलो वार 1815 के अंदर हुई थी। इस सवाल बनता है वाटरलो की जंग कब हुई? 1815 में हुई। एक तरफ नेपोलियन था, दूसरी तरफ ड्यूक था, ड्यूक ऑफ विलिंगटन। दूसरी तरफ कौन था? ड्यूक ऑफ विलिंगटन, बर्तानिया का था। एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट जंग हार गया। फिर इसे कैद किया गया था यहां सेंट अलीना में। 1815 की बात है, ये यही मरा 1821 के अंदर। इसे यही दफन किया गया था। बाद में इसे उठा के फ्रांस वाले अपने मुल्क ले गए थे, क्योंकि फ्रांसीसियों का क्या हीरो है नेपोलियन का ताल्लुक कहां से था? फ्रांस से था। वाटरलो का पूछता मैदान किधर है? ये यूरोप में, बेल्जियम में। ये पढ़ेंगे हम, बेल्जियम के अंदर है हमारे पास वाटरलो। बेल्जियम यूरोप में पढ़ेंगे हम। तो ये यहां से एक सवाल बनेगा। अब अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क हमने देखा रकबे के लिहाज से अल्जीरिया, सबसे छोटा मुल्क का भी देख लेते हैं। सबसे छोटा मुल्क देख लेते हैं, सेशल्स है, और मॉरिशस को भी देख लेते हैं, इसे मैं रेज करता हूं। फिर उसके बाद अफ्रीकन यूनियन को देखेंगे। स्पेलिंग थोड़ा सा इसके देख लीजिएगा, सेशल्स की, सेशल्स के स्पेलिंग जरा देख ले। SEY, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, SEYCHESSELLES। सेशल्स जो है ये यहाँ पे छोटा सा एक जजीरा है, इंडियन ओशन के अंदर छोटा सा जजीरा में मुश्तमिल एक मुल्क है। नजर आ रहा है इधर से आपको? ये साइड नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक जजीरे पे, बिल्कुल आइलैंड में छोटा सा मुल्क। ये सबसे छोटा मुल्क है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, सेशल्स। SEYCHELLES, सेशल्स कहेंगे। मॉरिशस भी यहीं पे है, मॉरिशस भी यहीं पे है हमारे पास एक कंट्री, मॉरिशस। कभी कभी पूछ लेता है मॉरिशस। आपको पता है खबर मूवीज के अंदर बड़ा दिखाया जा रहा हो तो हॉलीवुड मूवीज में। मॉरिशस भी हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट कौन सा? ये अफ्रीका है। सेशल की और मॉरिशस की जो करेंसी है वो हमारे पास रुपी है, रुपी। सेशल की है बल्कि मॉरिशस की नहीं है। चलें जी, मॉरिशस आप याद रखेंगे कहाँ है मॉरिशस? इंडियन ओशन में है। कहाँ? इंडियन ओशन में। कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। सेशल सबसे छोटा मुल्क है किसका? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। बस इतना सा याद रखिएगा। अफ्रीकन यूनियन को हम देख लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन, यहाँ पे अफ्रीका की जो यूनियन है इसे क्या कहेंगे? AU, अफ्रीकन यूनियन कहेंगे इसे। एशिया अफ्रीकन यू से यूनियन 2002 में बनाई गई थी। कब बनी? 2002 में। कितने मुल्क है इसके? 55 मुल्क है। ये सवाल बना है अफ्रीकन यूनियन कितने मेंबर है? 55। अफ्रीका में कितने मुल्क है? 54। कैसे पॉसिबल है? अब ये सवाल माइंड में क्वेश्चन जनरेट करता है। चले मैं बाद में इसका आंसर करता हूं। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर इथियोपिया में, एडिस अबाबा में। एडिस अबाबा या इथियोपिया कहेगा, इथियोपिया कहेगा या एडिस अबाबा। किसने बनवाई थी ये? हमारे पास मामर कजाफी ने। मामर कजाफी, कल भी मैंने आपको बताया था, मामर कजाफी जो था ये लीबिया से था, इसका ताल्लुक यहाँ से। ये अफ्रीका के लोगों के हकूक की बात करता था, इसीलिए इसे इबरत का निशान बनाया गया अमेरिका की तरफ से। इसके खिलाफ बगावत हुई, इसकी असैसिनेशन हुई। मामर कजाफी वो बंदा था जिसने अफ्रीकन यूनियन बनवाई थी 2002 में। अफ्रीका के मुल्कों को इकट्ठा करने लगा था कि भाई तुम्हारे रिसोर्सेज पे ये कब्जा कर रहे हैं, लूट रहे हैं यूरोप वाले, अमेरिका लूट रहा है तुम्हारे रिसोर्सेज, तो लूट भी रहा है, हकीकत भी यही है। खैर जी, तो ये सवाल बनेगा कब बनी, कैपिटल किधर है, किसने बनवाई, कितने मेंबर है? 55। देखिए 55 मेंबर कैसे है। अब OIC का चले, यहां से मैं आपको OIC के कितने मेंबर है इस वक्त? 57, जिसमें से 56 UNO के मेंबर हैं प्लस एक फलस्तीन है। एक क्या? फलस्तीन है। 56 UNO के मेंबर कंट्रीज है 57 में से। एक है फलस्तीन, फलस्तीन UNO का मेंबर कंट्री नहीं है, लेकिन OIC का मेंबर है।
ओआईसी में अब 57 कंट्रीज कहेंगे, 56 कंट्रीज नहीं कहेंगे। लेकिन इसमें से 56 वो है जो यूएनओ के मेंबर कंट्रीज हैं। एक फलस्तीन है, फलस्तीन को यूएनओ कंट्री नहीं मानता है, लेकिन मुसलमान मुल्क तो मानते हैं ना उसे, मुल्क हम तो मानते हैं उसे। इसी तरह से अफ्रीकन यूनियन के अंदर 55 मुल्क हैं, जबकि जो यूएनओ के मेंबर कंट्रीज हैं वो कितनी 54 है, या मैंने 54 कहा था, इसलिए यूएनओ के मेंबर है जिसे यूएनओ मुल्क मानता है, हम भी उसे मुल्क कहेंगे। लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे मुल्क, जैसे वेस्टर्न सहारा है, और भी बहुत सारे मुल्क है छोटे छोटे जिन्हें यूएनओ मुल्क मानता ही नहीं है, लेकिन अफ्रीका में तो वो मुल्क की हैसियत से है ना। अफ्रीकन यूनियन तो उन्हें बड़ा मुल्क मानती है, बात समझ रहे हैं। इन 54 में से बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो इसके मेंबर नहीं है अफ्रीकन यूनियन के, और बहुत सारे ऐसे हैं इन 54 के अलावा जो इसके मेंबर हैं अफ्रीकन यूनियन के। इसीलिए टोटल जो मेंबर हैं अफ्रीकन यूनियन कितने हैं, 55। अब क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ, क्या कैसे 55 बन रहे, क्लियर हो गया। तो ये था जी आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। मैंने कोशिश की इसमें तकरीबन जितने क्वेश्चन यहां से बन सकते थे एक स्टोरी की शक्ल में, एक कहानी की शक्ल में मैंने आप तक पहुंचाए। 99% यही पोर्शन है, कोई एक आधा परसेंट अगर रह गया है तो बेटा फिर वो आप खुद ऐड कर लीजिएगा, वरना जरूरत नहीं है, इसी को कर ले अच्छे से तो यही बहुत है आपको। तो ये आज का आपका लेक्चर था।